तो प्रश्न नंबर 5 देखो भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या लिखा है कि एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में, एक आपको समांतर चतुर्भुज मिला है ए बी सी डी, ये आपको समांतर चतुर्भुज दे दिया। ठीक है, अब समांतर चतुर्भुज के सारे गुण इसके अंदर आ गए हैं, यानी इसकी आमने सामने के बजाय समांतर भी हैं और बराबर भी हैं। ठीक है, बाकी गुण भी आ गए हैं इसके अंदर। इसमें ई और एफ क्रमशः भुजाओं ए बी और सी डी के मध्य बिंदु है, मतलब ई मध्य बिंदु है ए बी का। ठीक है, और एफ मध्य बिंदु दिया आपको सी डी भुजा का। हमें दर्शाना है कि रेखाखंड ए एफ और ई सी विकर्ण बी डी को समत्रिभाजित करते हैं। मतलब समझो, ए एफ यानी इस रेखा ने और ई सी इस रेखा ने, इन दोनों रेखाओं ने विकर्ण बी डी को, मतलब इस विकर्ण को समत्रिभाजित कर दिया। समत्रिभाजित का मतलब समझो भाई, समत्रिभाजित मतलब बराबर भागों में बांट दिया, 3 बराबर भागों में। यानी मुझे टी पी, पी क्यू और क्यू बी, ये 3 भाग हो गए ना, इन तीनों भागों को बराबर दिखाना है। समझ रहे हो? अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो मुझे क्या सिद्ध करना है भाई? मुझे सिद्ध करना है कि डी पी बराबर होगा पी क्यू के और पी क्यू बराबर होगा क्यू बी के। समझ रहे हो? डी पी को आपको पी क्यू के और क्यू बी के, इन तीनों भागों को बराबर सिद्ध करना है भाई। ठीक है, तो बराबर कैसे सिद्ध करेंगे? देखो अब यहाँ पर इसके लिए आप पहले थोड़ा सा स्टेप समझ लो, ठीक है, उसके बाद जल्दी समझ में आएगा। तो पहला स्टेप क्या है कि आप कैसे ना कैसे करके इस चतुर्भुज को, चतुर्भुज ई ए ई सी, इसको एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर दो। समझ रहे हो? इसको पहले आप समांतर चतुर्भुज सिद्ध करो। इससे फ़ायदा क्या होगा? क्योंकि जैसे ही आप इसको समांतर चतुर्भुज सिद्ध करोगे तो इसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर हो जाएगी, ये भुजा इसके समांतर हो जाएगी और ये पूरी भुजा इस पूरे भुजा के समांतर हो जाएगी, है ना। जब रेखाएं समांतर होती हैं तो आप इनको कितना छोटा कर लो, कितना बड़ा कर लो, रहेंगे वो समांतर। यानी ए एफ सी ई के समांतर हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि ये वाला भाग सिर्फ पी एफ, ये भी समांतर होगा सी क्यू के। मैंने आपको कहा ना कि रेखाएं जब समांतर होती हैं तो चाहे उनको कितना छोटा बड़ा कर लो, है ना, एक को बढ़ा दो, एक को छोटा कर लो, चाहे दोनों बढ़ा लो, दोनों छोटे कर लो, रहेंगे वो समांतर ही, है ना। तो इसका मतलब पी एफ सी क्यू के समांतर हो जाएगा। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ? देखो, एफ आपको मध्य बिंदु पहले से ही दे रखा था, है ना। आपने एफ पी को सी क्यू के समांतर अभी सिद्ध कर दिया। अब ये मध्य बिंदु था ही, इस रेखा को इसके समांतर आप सिद्ध कर चुके हैं, तो इसका मतलब पी बिंदु भी मध्य बिंदु हो जाएगा। बताया था मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से कि यार एक मध्य बिंदु आपको दे रखा हो, एक रेखा आपको दूसरी रेखा के समांतर दे रखी हो, तो इसका मतलब दूसरा पॉइंट भी मध्य बिंदु होगा। यानी मैं कह सकता हूँ पी हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से मध्य बिंदु आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपके? अब मध्य बिंदु आ गया तो इसका मतलब डी पी बराबर हो गया पी क्यू के। मध्य बिंदु का काम यही है कि वो आधा आधा बार देती है। तो मैं ये वाली त्रिभुज देख रहा हूँ पहले, इस त्रिभुज में, त्रिभुज डी सी क्यू, इसमें क्योंकि मध्य बिंदु पर मैं एक त्रिभुज में लगती है ना, तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि डी पी बराबर हो गया पी क्यू के। अब ऐसे ही आप ये वाली त्रिभुज लो, त्रिभुज पी ए बी, इस त्रिभुज में हम क्या देखेंगे? देखो, इस त्रिभुज में हमें ई तो मध्य बिंदु पहले से ही दे रखा है, और अभी हमने ई क्यू को समांतर सिद्ध किया ए पी के।
अभी इसको समांतर चतुर्भुज सिद्ध किया था तो ये दोनों रेखाएं समांतर होंगी। ये मध्य बिंदु है ही, ये रेखा इसके समांतर भी है, तो ऑब्वियस ही बात है क्या भी हमारा क्या आ जाएगा, मध्य बिंदु आ जाएगा। ठीक है, और जब मध्य बिंदु आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि पी क्यू बराबर हो जाएगा क्यू पी के। तो इस तरीके से मैं डी पी को पी क्यू के और पी क्यू को क्यू बी के बराबर सिद्ध कर सकता हूँ। स्टेप समझ में आ रहे हैं। सबसे पहला काम आपको इसको एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है। जैसे आप समांतर चतुर्भुज सिद्ध करोगे तो ये तो मध्य बिंदु है ही, ये रेखा इसके समांतर हो जाएगी, तो वैसी बात है पी मध्य बिंदु हो जाएगा। ऐसे ही ई मध्य बिंदु है ही, ई क्यू समांतर हो जाएगी ए पी के, तो क्यू भी मध्य बिंदु हो जाएगा। यानी डी पी पी क्यू और क्यू बी ये तीनों के तीनों आपके बराबर सिद्ध हो जाएंगे। तो बस इसको लिख दो। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दिया है भाई, मुझे क्या दिया है, मुझे ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज मिला है ना। तो ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, अब समांतर चतुर्भुज की खास बात क्या होती है कि इसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर भी होती हैं और बराबर भी होती हैं। यानी मैं कह सकता हूँ कि ए बी बराबर होगी सी डी के। ठीक है, तो इसका हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम कहेंगे कि भैया ए बी बराबर है सी डी के। रीजन समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, अब जब ए बी सी डी के बराबर है तो अगर मैं ए बी का आधा कर दूं और सी डी का आधा कर दूं तब भी वो बराबर ही रहेंगे भाई। 10 10 के बराबर है, अगर मैं 10 का आधा कर दूं और 10 का भी आधा कर दूं, दोनों का आधा कर दूं तो तब भी ये दोनों बराबर ही रहेंगे। वही सेम चीज़ इसमें है। तो अगर मैं इन दोनों का आधा कर दूं यानी ए बी का आधा और सी डी का भी आधा, तब भी ये बराबर रहेंगे। रीज़न लिखने की जरूरत नहीं है। अब ए बी का आधा, ए बी का जब आप आधा करोगे तो क्या आएगा, आ सकता है भाई ए ई भी आ सकता है, ए बी भी आ सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ना। लेकिन हमें जरूरत है ए ई की। क्यों? क्योंकि हम क्या चाहते हैं यार, ए ई और ई सी, ए ई और एफ सी ये दोनों आपके बराबर आ जाएं। समांतर तो है ही, बराबर हो होगी तो आप कह सकते हो कि ये समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। पहला स्टेप हमारा ये था ना। तो बस इसको लिख दो कि भाई ए बी का आधा करूँगा तो मैं ले लूँगा ए ई को, है ना। अब इसी तरीके से जब आप सी डी को आधा करोगे तो आप किसको लोगे, एफ सी को लोगे कि डी एफ को लोगे? एफ सी को लेंगे, क्योंकि इसको तो आपने समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है। हम ले लेंगे एफ सी को। ठीक है, अब ये हमारा क्या बन जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज। लिख देना बस आप भाई, इस चतुर्भुज मतलब ए ई सी एफ, ए सी एफ की एक जोड़ी बराबर भी आ गई और समांतर पहले से ही थी, क्योंकि आपको पूरा चतुर्भुज समांतर मिला था ना। समांतर चतुर्भुज मिला था यानी पूरी भुजा इस पूरे भुजा के समांतर है। रेखाएं समांतर होता है, अपन को जितना छोटा कर लो कितना बड़ा कर लो रहेंगे वो समांतर ही। तो बस इसलिए हम कह रहे हैं कि ये भुजा इसके बराबर तो है ही, समांतर भी थी, है ना। तो एक जोड़ी भुजा बराबर और समांतर है। थोड़ा मैं इसको छोटा लिख रहा हूँ ताकि सब एक में आ जाए। जब किसी चतुर्भुज की एक जोड़ी भुजा बराबर और समांतर होती है तो उसको हम बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। तो ए ई सी एफ, तो ए ई सी एफ एक समांतर चतुर्भुज है। है ना। समांतर चतुर्भुज हो गया तो मतलब ये वाली भुजा इसके समांतर कह सकते हैं। अब बात समझ में आ गई आपके? तो बस अब लिखते जाओ। अब हम कौन सी त्रिभुज लेंगे भाई, डी क्यू सी, ये वाली त्रिभुज डी क्यू सी। क्या कहेंगे, त्रिभुज डी क्यू सी में हम क्या देख रहे हैं कि एफ तो मध्य बिंदु है ही, और अब हमने एफ, ये नाम भूल गया मैं क्या नाम था इसका,
पी नाम था। अब हमने एफ पी को क्या उसी के समांतर सिद्ध कर दिया है ना। तो इसको लिखते जाना। तो पहले आप खुद लिखें। हम क्या कहेंगे कि एफ मध्य बिंदु है व एफ पी समांतर है सी क्यू के। तो पी भी मध्य बिंदु होगा, पी भी मध्य बिंदु होगा। ठीक है। अब इसी तरीके से ई मध्य बिंदु है और ई क्यू ए पी के समांतर है, तो क्यू भी मध्य बिंदु होगा। लिख दो। कौन सी त्रिभुज देख रहे हैं अब? पी ए बी में, त्रिभुज पी ए बी में क्या कह सकता हूँ कि ई मध्य बिंदु है, ई क्यू समांतर है ए पी के, तो क्यू भी मध्य बिंदु होगा। लिखो इसको। रीजन लिखना चाहो तो और बढ़िया है, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से। ना लिखोगे तो वैसे कोई दिक्कत नहीं आएगी, लिख दोगे तो अच्छा रहेगा, है ना। तो अब हमने क्या सिद्ध कर दिया कि यार P मध्य बिंदु है, क्या भी मध्य बिंदु है। इसका मतलब डी पी बराबर पी क्यू हो गया, पी क्यू बराबर क्यू भी हो गया। तो कह देंगे तो डी पी बराबर पी क्यू हो गया और पी क्यू बराबर क्यू भी हो गया, और यही मुझे सिद्ध करना था। वापस इस स्टेप को समझ लीजिए। सबसे पहले हमने इस चतुर्भुज को एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध किया। समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने के बाद ये भुजा इसके समांतर होगी, एफ मध्य बिंदु था ही, तो इसका मतलब पी भी मध्य बिंदु होगा। ऐसे ही ये मध्य बिंदु था ही, ये भुजा इसके समांतर होगी, तो क्यू भी मध्य बिंदु होगा। तो हमने कह दिया डी पी बराबर पी क्यू बराबर क्यू भी, ये हमने सिद्ध कर दिया। फिर समझे, डी पी को पी क्यू के, पी क्यू को क्यू बी के बराबर आप सिद्ध कर चुके हैं। तो हर एक क्वेश्चन को आप पहले खुद निकालिए। मान लो जब मैं आपको हिंट दे दूँ ना, तो आप उस हिंट को ध्यान में रखते हुए अपने क्वेश्चंस को खुद ब खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। पूरी वीडियो को एक साथ मत देखिए भाई। जब आप पूरी वीडियो को एक साथ देखेंगे तो आपका फोकस लेवल बढ़ता नहीं है, कम होता है। जब आप थोड़ा सा वीडियो देख लिया, उसके बाद खुद ब खुद निकालने की कोशिश करी, बार बार करी, उसके बाद वीडियो देखते हैं तो आपका फोकस लेवल बहुत बढ़ता है ना। तो इसका थोड़ा ध्यान रखिए। तो प्रश्न नंबर 6 देख लो आप। तो छठा क्वेश्चन देखो भाई, आसान क्वेश्चन है। मैं बार बार आसान बोलता हूँ, लेकिन ये असल में आसान है। ठीक है। क्या लिखा है कि दर्शाइए कि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड, यानी एक चतुर्भुज है भाई, मान लो ये चतुर्भुज है, ये है ए, ये है आपका बी, ठीक है, ये है सी और ये है आपका डी। इसकी सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, यानी मान लो ए बी का मध्य बिंदु है पी और सी डी का मध्य बिंदु है क्यू, इनको जब मैं मिलाता हूँ, इसको इससे मिला दिया, ठीक है। ऐसे ही इसका मध्य बिंदु ये है, इसका मध्य बिंदु ये है, तो इसको इससे मिला दिया। क्या लिखा ना प्रश्न में, सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले, यानी आमने सामने वाले मध्य बिंदुओं को मिलाना है आपने। ठीक है। तो जो रेखाखंड बनते हैं, यानी पी क्यू और आर एस, जो ये रेखाखंड बने, ये परस्पर समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को आधा आधा बांटते हैं। यानी अगर मैं इसको O मान लूँ तो मुझे सिद्ध करना है कि PO बराबर होगा OQ के और RO बराबर होगा OS के। ऐसा आपने सिद्ध करना है। बस समझ आ रही है। अब इसको कैसे सिद्ध कर पाओगे, तो इसका स्टेप समझ लो। सबसे पहले मैं अगर PS SQ QR और RP को मिला दूँ,
तो ये कुछ ऐसा चतुर्भुज बन जाता है। अगर मैं इस चतुर्भुज को एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर दूँ ना, ध्यान से सुनना इस चीज़ को, अगर मैं चतुर्भुज पी एस क्यू आर, इस चतुर्भुज को एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर दूँ, तो मुझे पता है यार इस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में समद्विभाजित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने पढ़ा था ना कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो अगर मैं इसको एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर दूं पी एस क्यू आर को, तो मैं कह पाऊंगा कि यार इसके जो विकर्ण है ना ये एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। तो मेन काम क्या रहेगा कि कैसे ना कैसे करके पी एस क्यू आर को आप एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध करो। अब इसको समांतर चतुर्भुज कैसे सिद्ध कर सकते हो, आप ये बहुत बार कर चुके हैं। पहला क्वेश्चन आपको याद हो तो उसमें भी आपने समांतर चतुर्भुज सिद्ध किया था, ऐसे इसमें करना है। आपको पता है यार कि ये मध्य बिंदु है, ये भी मध्य बिंदु है, ये भी मध्य बिंदु है, ये भी मध्य बिंदु है। अगर मैं AC को जैसे जोड़ दूं तो भैया ये भुजा इस भुजा के समांतर हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। जब एक जोड़ी भुजा समांतर और बराबर हो जाती है तो ये हमारा बन जाएगा एक समांतर चतुर्भुज। समझ रहे हैं? ये वाला जो चतुर्भुज है ये क्या बन जाएगा आपका एक समांतर चतुर्भुज। और समांतर चतुर्भुज की खास बात पता ही है कि इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो हम वहाँ से कह देंगे कि पी ओ बराबर होगा क्या ओ के, आर ओ बराबर होगा ओ एस के। तो पहले आप खुद करिए, उसके बाद देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सिद्ध करना है। पहले आप खुद ब खुद ट्राई कीजिएगा, जितना आप कर सकते हैं, जितना आपको दिमाग में उतना कर लीजिए, ठीक है। देखो मुझे सिद्ध क्या करना है भाई, मुझे सिद्ध करना है कि ओ पी बराबर होगा ओ क्यू के और ओ आर बराबर होगा ओ एस के। मुझे दिया क्या है, मुझे एक चतुर्भुज दिया है, एक चतुर्भुज दिया है ना। तो हम कह देंगे कि यार ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, ठीक है। ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। लिखने को तो और भी लिख सकते हो, कह सकते हो कि पी एस क्यू आर मध्य बिंदु है और हमने पी क्यू और आर एस को जोड़ा हुआ है। लिखना चाहो लिख दो, मैं फ़िलहाल नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। दिया है मैं तो आप जितनी चीज़ चाहो उतना लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती है। फिर आप लिख दो सिद्ध। मेन पार्ट ये सिद्ध है ना, ये तो कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये तो आप क्वेश्चन में से उठा के लिखते हैं ना। तो सिद्ध कैसे करेंगे भाई, तो सबसे पहले आपने AC को जोड़ा है ना, आप इसको लिख दो कि AC को जोड़ा, ठीक है। रचना में लिखना चाहो तो रचना में लिख दो। तो अब मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ कि भैया P और S मध्य बिंदु हैं, तो PS AC के समांतर भी होगा और आधा भी होगा। सीधा लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, PS समांतर AC व PS आधा होगा AC के। रीजन मध्य बिंदु प्रमेय। ठीक ऐसे ही R और Q मध्य बिंदु हैं, इसका मतलब R Q समांतर AC व R Q आधा होगा AC के, है ना। लिख दो फिर इसको, R Q समांतर AC व R Q आधा होगा AC के। रीजन रहेगा यही मध्य बिंदु प्रमेय, ठीक है। इसको मानो समीकरण 1, इसको मानो समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 से हमने क्या देखा भाई, PS AC के समांतर है, R Q भी AC के समांतर है, तो PS और R Q ये दोनों भी क्या होंगे, समांतर। तो लिख दो, तो PS समांतर होगा R Q के। ऐसे ही PS इसके बराबर है, R Q भी सेम चीज़ के बराबर है, तो ये दोनों भी बराबर होने चाहिए। वह PS बराबर होगा R Q के। और जिस चतुर्भुज में एक जोड़ी भुजा बराबर और समांतर हो जाती है उसको बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। तो इसके अंदर हमने PS और R Q इसको बराबर भी सिद्ध कर दिया और समांतर भी सिद्ध कर दिया, तो हम क्या कह देंगे, तो PS Q R एक समांतर चतुर्भुज है, कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
समांतर चतुर्भुज हो गया। तो समांतर चतुर्भुज का एक गुण बताया था कि इसके विकर्ण, इसके जो विकर्ण हैं वो परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो आप लिख दीजिएगा, तो इसके विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? यानी OP बराबर हो गया OQ के। ठीक है, ऐसे ही OR बराबर हो गया OS के। और यही मुझे सिद्ध करना था, यही मैंने सिद्ध कर दिया। स्टेप समझ लो आप इससे। सबसे पहले मैंने इस चतुर्भुज को एक समांतर चतुर्भुज दिखाया, समांतर चतुर्भुज ही दिखाना था। इसके बाद मैंने कह दिया कि यार इसके विकर्ण जो है ना वो परस्पर समद्विभाजित करेंगे, इसका गुण है समांतर चतुर्भुज का। तो बस हो गया हमारा काम, कर लेंगे। तो अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 7वां क्वेश्चन। देखो, आसान क्वेश्चन है। कह रखा है कि ABC एक त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। मतलब समझो भाई इसका कि आपको एक त्रिभुज दे दिया ABC, ये A है, ये मान लो B है, ये C है ना। C पर समकोण दिया मतलब 90 डिग्री का एंगल दिया। फिर कहा कि कर्ण AB के मध्य बिंदु M से होकर, यानी AB, इस AB पर एक मध्य बिंदु दिया है M, मान लो ये मध्य बिंदु है M, इससे होकर BC के समांतर खींची गई रेखा, यानी इस पॉइंट से होकर हमने एक रेखा खींची जो BC के समांतर थी। एक रेखा खींचो, चलो ऐसे, ये रेखा आपको समांतर दी है BC के, M पॉइंट से हमने एक रेखा खींची है जो कि BC के समांतर है। और ये रेखा जो है वो AC को D पर प्रतिच्छेद करती है। जो आपने रेखा खींची ना, इस रेखा ने AC को D पॉइंट पर प्रतिच्छेद किया, मतलब ये पॉइंट आपका D है। मतलब समझ लो यार इसका कि आपको M मध्य बिंदु दे रखा है, ये रेखा इसके समांतर दे रखी है। ठीक है, आपको सिद्ध करना है कि D AC का मध्य बिंदु होगा। आपको सिद्ध करना है कि ये जो D पॉइंट है ये AC का मध्य बिंदु होगा ही। हमने देखा है ना मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से कि अगर आपको मध्य बिंदु दिया हो, रेखा समांतर दी हो, तो वैसी बात है दूसरा पॉइंट भी मध्य बिंदु होगा। तो बस उसी को लिख देंगे हम यहाँ पे। ठीक है, फिर आपने सिद्ध करना है MD लंब होगा AC पर, यानी इस MD को मुझे AC पर लंब दिखाना है। लंब का मतलब कि ये कोण भी 90 का और ये कोण भी 90 का। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इस कोण को तो छोड़ दो, ये तो अपने आप ही 90 का हो, ये 90 का तो ये भी 90 का आएगा, है ना। तो इस कोण को 90 डिग्री कैसे दिखाओगे भाई? तो अब देखो यहाँ पे दो रेखाएं आपको समांतर मिली है, MD आपको समांतर मिली है BC के, है ना। और ये जो CD है ये एक तिर्यक रेखा का काम कर रही है, समझ रहे हो। जैसे दो रेखाएं आपको समांतर दे रखी हैं भाई, ये रेखा इसके समांतर दे रखी है, और ये जो आपकी CD है ये एक तिर्यक रेखा का काम कर रही है। आपको पता है कि तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले कोणों का जोड़ 180 होता है, यानी ये कोण प्लस ये कोण 180 होगा। ये तो 90 पहले से ही दिया है, ये 90 तो ये भी 90 निकलाएगा। बात समझ रहे हो। तो दूसरा भी यहाँ से हो गया। फिर तीसरा हम बाद में करेंगे, पहले इन दोनों को लिख लेते हैं। ठीक है, फिर तीसरा समझाऊंगा तो फिर खिचड़ी सी बन जाएगी। इतना समझ में आ गया ना, तो इसको पहले लिख लो। दिया है, सिद्ध करना है, ये आप लिख लीजिएगा अपने आप, मैं डायरेक्टली सिद्ध करता हूँ। तो सबसे पहले मुझे D भुजा को AC का मध्य बिंदु बताना है। तो मैं क्या कहूँगा कि भाई M मध्य बिंदु है, DM BC के समांतर भी है, तो D भी मध्य बिंदु होगा। लिख दो, M मध्य बिंदु है दिया है, ठीक है, वह DM समांतर BC है,
ये भी हमको समांतर मिला है, तो मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से हम क्या कह सकते हैं कि डी भी मध्य बिंदु होगा, डी भी मध्य बिंदु होगा। ये दिखाना था बस। हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। ठीक है, सेकंड में मुझे एम डी को लंब दिखाना है ए सी पर, तो मैं क्या कहूँगा यहाँ पे सेकंड पार्ट में हम लिखेंगे कि भैया एम डी समांतर बी सी, ये हमको मिला है, एम डी समांतर बी सी ये हमको दिया हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों कोण का जोड़, इस कोण का और इस कोण का, इसका नाम देते चलो, 1 और 2 नाम दिया, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2, इन दोनों का जोड़ होगा 180 डिग्री। रीजन आप लिखिएगा तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले कोण, लिख दीजिएगा। ठीक है, अब मुझे एंगल 1 तो पहले से 90 दे रखा है, एंगल 1 तो पहले से 90 दिया है, एंगल 2 यहाँ से 90 निकला आएगा। ठीक है ना, ये प्लस का 90 यहाँ जाके माइनस का होगा, तो एंगल 2 आपका क्या आ गया, 90 आ गया। तो बस हो गया अपना ये काम। थर्ड देख लो फिर। अब आगे हम थर्ड पार्ट पे, मैंने इसको लंब दिखा दिया ना एम डी को इसी पर। थर्ड में मुझे सी एम को एम ए के बराबर दिखाना है, इसको बाद में अपने आप दिखा देंगे। सी एम को एम ए के बराबर, सी एम कहाँ पे है, सी तो ये रहा, एम ये रहा, तो इनको जोड़ना पड़ेगा आपका ना, यानी सी एम को एम ए के बराबर दिखाना है, समझ रहे हो। इस भुजा को दूसरे कलर से करता हूँ एक बार, इस सी एम को आपने ए एम के बराबर दिखाना है। कैसे दिखा सकते हो, अगर आप ये 2 त्रिभुज ले लो, एक तो ये वाली त्रिभुज ले लो और एक ले लो ये वाली त्रिभुज, है ना, 2 त्रिभुज ले लो, दोनों को सर्वांगसम दिखा दोगे तो अपने आप इस सी एम बराबर नहीं हो जाएगा ए एम के। ठीक है, तो बस लिखोगे कैसे, आप कहोगे त्रिभुज ए डी एम और सी डी एम में, ए डी एम व सी डी एम में, इनमें हमने क्या देखा कि यार इनको सर्वांगसम कैसे दिखाएं। डी आपको मध्य बिंदु दिया है ना, तो हम क्या देख रहे हैं कि ए डी बराबर होगा सी डी के, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है भाई ये। ठीक है, और डी एम तो दोनों में कॉमन है ही, डी एम बराबर होगा डी एम के। रीजन क्या लिखोगे, उभयनिष्ठ। ठीक है, और हाँ ये कौन 90 का है, सिद्ध किया ना आपने, ये 90 का, तो ये भी 90 का ही होगा, ये दोनों 90 के होंगे ना। लिख दो बस, एंगल 2 और एंगल 3 नाम दे दो, चलो एंगल 2 और एंगल 3 दोनों 90 डिग्री। अच्छा, इसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है कि एंगल 3 90 का होगा, ऑब्वियस सी बात है, जब आप लंब सिद्ध कर चुके हो तो इसके अंदर दोनों तरफ 90 डिग्री का कोण बनेगा, और करना चाहो तो अच्छी बात है, कर दो, है ना। तो साइड एंगल साइड से मैं इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध कर सकता हूँ। तो लिख देता हूँ, साइड एंगल साइड से त्रिभुज ए डी एम सर्वांगसम हो गई है त्रिभुज सी डी एम के। और जब 2 त्रिभुज सर्वांगसम हो जाती हैं तो उनके संगत भुजाएं बराबर हो जाती हैं, मतलब ए एम बराबर हो गया सी एम के। यहाँ से देख लो, ए एम सी एम के बराबर बाय सी पी सी टी। ठीक है, तो अब मुझे इसको 1/2 ए बी के बराबर दिखाना है, 1/2 ए बी, यानी ए बी का आधा दिखा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पता है ना कि ए एम जो है वो आधा होगा ए बी के, होगा कि नहीं होगा, होगा। क्या करेंगे, कहेंगे ए एम
आधा है ए बी के। क्यों है बता सकते हो? क्यों है भाई? क्योंकि एम आपका मध्य बिंदु है ना, तो इसका मतलब ए एम और एम बी ये बराबर हो गया। या फिर आप कह सकते हो ए एम जो है वो इस पूरे का आधा भाग है। लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, रीजन लिख सकते हो। एम मध्य बिंदु है इसलिए मैं थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूँ, नहीं तो फिर ये आपको आकृति देखने में समस्या आएगी, इसलिए। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या देखा कि ए एम सी एम के बराबर है, ए एम आधा है ए बी के, यानी ये दोनों भी बराबर होंगे। समझ रहे हैं? आपको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें ये दिखाना नहीं है, हमें दिखाना है कि सी एम और एम ए बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा, तीनों बराबर हो गए। तो तीनों यहाँ से बराबर आ गए ना, ए एम सी एम के बराबर आपने कर दिया और ए एम को अपने इसके बराबर कर दिया, तो ये दोनों तो बराबर होंगे, लेकिन ये भी तो बराबर है, तीनों ही तो दोनों बराबर हैं। तो हम लिखते क्या थे, हम इन दोनों को बराबर करते थे, लेकिन असल में तीनों के तीनों ही बराबर हो गए। ठीक है, जिसकी जो हमें ज़रूरत है ना उसको हमने वैसा लिखना होता है। अगर हमें इन दोनों को बराबर सिद्ध करने को बोलता तो इन दोनों को लिख देते सिर्फ। अब हमें तीनों को लिखना है तो हम तीनों को लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लिख देना बस। क्या कहोगे? सी एम बराबर एम ए, जैसे प्रश्न में वैसे लिख रहा हूँ मैं भाई। सी एम एम ए के बराबर है, एम ए को ए एम को बात एक ही है, और एम ए वो इसके बराबर है भाई, यानी तीनों के तीनों आपके बराबर आ गए। नहीं समझे? अभी समझ लो। इन दोनों त्रिभुजों का आपने सारांश सिद्ध किया तो ये भुजा इसके बराबर आ गई। हमें पता कि ये जो सी एम ए एम है, ये ए एम इस पूरे का आधा होगा ए बी का, है ना। तो इसको हमने लिखा है बस। क्या कहा हमने कि सी एम बराबर है एम ए के। सी एम को हमने एम ए के बराबर सिद्ध कर दिया, सी एम को हमने एम ए के बराबर सिद्ध कर दिया। ठीक है, और एम में था आधा ए बी के, जो एम में था, ये जो एम में था ये ए बी का आधा था, ये भी हमने लिख दिया। तो बस हो गया काम अपना, कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने इस एक्सरसाइज को ख़त्म कर लिया।